दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है। बहुत कम समय आपके पास, ज़्यादा समय नहीं है। तो अपने दोस्तों, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो आर एस मेंस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसका दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान आज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आज अपनी 6th क्लास है। और दोस्तों, जो अपने टॉपिक के सोर्स रहते हैं ना, सारे एन सी आर टी यहाँ पे रहते हैं, एन सी आर टी बेस्ड, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। किस तरीके से आपको कोई परिभाषा लिखनी है वो भी मैं आपको बीच बीच में बताता चलता हूँ। इसके अलावा ये टॉपिक कवर होने के बाद पूरा साइंस टेक्नोलॉजी का अपने क्वेश्चन भी लेके आएंगे जो आपके मेंस में काम आएंगे। फिर अपने बात करते हैं हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया। तो ये आपका सिलेबस है, सिर्फ रसायन विज्ञान का है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और भी है, जैसे फिजिक्स वगैरह भी आएगी आपकी। तो ये सिर्फ केमिस्ट्री का है जिसमें अपने यहाँ तक कर चुके हैं पूरा। आज अपने कार्बन, उसके यौगिक, घरेलू और औद्योगिक अनुप्रयोग और रेडियो एक्टिविटी की अवधारणाएं और अनुप्रयोग। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में और इसके अलावा कार्बन और उसके प्रमुख जो यौगिक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कार्बन कहने को तो है ना बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। वायु में बात करें या पृथ्वी पे बात करें तो इसकी मात्रा बहुत कम होती है। जैसे वायु में तो ये CO2 के रूप में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर बात करें पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पे भी ये पाया जाता है कार्बन के रूप में। पृथ्वी पे 0.02% होता है। अगर अपने बात करें दोस्तों, ये इतनी कम मात्रा में हो के भी हर जगह है ना आपको कार्बन ज़रूर मिलेगा। आपके शरीर की बात कर लो, कहीं कार्बन हर जगह आपको मिलेगा। अब ये कार्बन हर जगह कैसे घुस जाता है, सीधी से समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर का होता है, ठीक है। कहीं भी ये कनेक्शन आराम से बना लेता है, इसलिए आपको हर जगह आपको कार्बन मिल जाएगा। और कार्बन का उपयोग अपने बहुत जगह पे करते हैं, बहुत सारे कामों में। जैसे अपने कार्बन डेटिंग पद्धति आती है जिसमें अपने C14 कार्बन यूज करते हैं, जिससे अपने क्या है कि कोई भी जैसे अपने सभ्यता में विशेष मिले तो उनकी आयु ज्ञात कर सकते हैं कि कितने वर्ष पुराना है ये, ठीक है। वैसे रेडियो एक्टिविटी उसमें अहम भूमिका निभाती है, लेकिन कार्बन भी होता है, परमाणु कार्बन का ही होता है C14। अब अपने बात करेंगे सबसे पहले कार्बन और उसके यौगिक के बारे में, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसमें सबसे पहले बात करने से पहले देखो, इसका प्रतीक C होता है, ये सभी को पता होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। ये खनिजों के रूप में आपको 0.02% और 0.03% CO2 गैस के रूप में वायुमंडल में मिलेगा आपको। और कार्बन में दोस्तों जो बॉन्ड होती है, संयोजी बंध, ठीक है, संयोजी आबंध जिसे बोलते हैं। और आपको कार्बन की परमाणु संख्या याद रखनी है, तो C6 होता है, जिसमें दोस्तों इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि KLM में विभाजित करते हैं, तो K में 2 आ जाएंगे और L में कितने आ जाएंगे, 4। ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी दे रखा है, और इसके अलावा परमाणु संख्या इसकी 6 होती है। अब दोस्तों, कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त किया जाता है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जो कार्बन होता है ये चतुर संयोजी है। न तो चार, देखो कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+ धनायन, न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C- ऋणायन आयनिक आबंध बनाता है। तो इनमें से कोई काम नहीं करता, ऐसा लिखा गया है कि 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए बहुत अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर, अब इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना ये खो नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये क्या है कि अन्य परमाणुओं के साथ कनेक्शन कर लेता है। कहना मैंने आपको सीधी सी भाषा में बताया कि फ्रेंडली होता है। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या आती है आपके एग्जाम की दृष्टि से, आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बन क्या होता है, चतुसंयोजी होता है। कैसे, जैसे ये कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन एक और ऐसे लगा होगा, एक इस साइड एक साइड इसका। तो कार्बन क्या है कि चतुसंयोजी यौगिक है। अब बात करते हैं दोस्तों कार्बन के बारे में। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अगर कार्बन एक ही प्रकार के, मतलब उसके साथ बना है परमाणु के साथ, तो उसे सहसंयोजी बोल देंगे। अगर अतिरिक्त परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनकी साझेदारी से आबंध बनाते हैं, कार्बन के अतिरिक्त जो परमाणु होते हैं वो इनकी सहायता लेते हैं। एक तो बात होगी कि विभिन्न प्रकार के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से संबंध बनता है कार्बन के साथ। एक होता है कि कोई ना कोई जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसकी सहायता से बनता है। तो देखो हाइड्रोजन के साथ कैसे बनता है, ये लिख देख सकते हो आप यहाँ पे। तो दो की यहाँ पे क्या हो रही है,
ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो साझेदारी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एच एच हाइड्रोजन परमाणु के बीच यहाँ पे क्या है, ये आबंध हो जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी। फिर इसमें आपके O2 के साथ दोस्तों बॉन्डिंग दी गई है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है। और फिर N2 की बात करें तो यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा, इसको मैं बताऊंगा आगे, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड सब के बारे में। तो ये नाइट्रोजन से ट्रिपल बॉन्ड से त्रिआबंध बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ द्विआबंध बनाएगा, और हाइड्रोजन के साथ क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सिंगल आबंध बनाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों इसके भौतिक गुण की। देखो जो सहसंयोजी यौगिक है, इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होता है। सहसंयोजी यौगिक विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते। तो जो भी सहसंयोजिक यौगिक है उनकी यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि इनके बॉइलिंग एंड मेल्टिंग टेम्परेचर कम होते हैं, लो होते हैं। इसके अलावा इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, इंटरनल अट्रैक्शन फोर्स, अंतराणुक बल, वो भी बहुत लो होता है। और विद्युत के भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब दोस्तों कार्बन की अगर प्रकृति की बात करें तो एक कार्बन श्रृंखला के रूप में भी जुड़ता है यहाँ पे। तो एक तो श्रृंखलन की बात करेंगे, एक चतुसंयोजकता, ठीक है। तो कार्बन की जो संयोजकता है ना वो 4 है, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु, एक संयोजी परमाणु HCl, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। तो आपसे कार्बन चतुसंयोजी है इसके बारे में भी पूछ सकते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसकी परमाणु संयोजकता क्या है, 4 है कार्बन की। अब ये कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, साकी श्रृंखला, वलय संरचना वाले यौगिकों में भी निर्माण कर सकता है, जिसके रूप में ये एकल, द्वि या त्रि, सिंगल श्रृंखला के रूप में कैसे जुड़ेगा, या तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में एकल होगा, या डबल बॉन्ड हो गया, या यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो कैसे भी ये जुड़ सकता है। तो ये प्रकृति है इसकी कार्बन की। एक तो चतुसंयोजी होता है जिसमें क्या है कि ये अलग अलग जैसे यौगिकों की सहायता लेगा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, एक में क्या करेगा कि बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब दोस्तों जो कार्बन है ना और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, या हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इसे, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन का जो मेल होगा उसके क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन, इसको हाइड्रोकार्बन कर लेना। अब जो हाइड्रोकार्बन अपने पढ़ते हैं ना दोस्तों, ये दो पढ़ते हैं, एक तो संतृप्त, एक असंतृप्त, जिसमें दोस्तों सिंगल बॉन्ड होता है जिसे एल्केन अपने बोलते हैं। जो सिंगल बॉन्ड होता है उसके क्या बोलते हैं, एल्केन। और एल्केन का फॉर्मूला आपको याद रखना है CnH2n+2। एक असंतृप्त में आपके दोस्तों डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इसमें क्या है कि ये याद रख लो बस। अब यहाँ पे अगर आप +2 हटा दोगे तो ये एल्कीन का फॉर्मूला आ जाएगा। एल्काइन के फॉर्मूले में आपको क्या करना है, +2 की जगह -2 करना है। तो अपने को याद क्या रखना है, एल्केन का याद रखना है CnH2n+2, H2n+2। अब यहाँ पे ये जो इतना रह गया इसको क्या बोल देंगे अपने, एल्कीन। अगर यहाँ पे -2 लगा दिया तो एल्काइन। एल्काइन में क्या होता है, आपके ट्रिपल बॉन्ड बनता है। डबल बॉन्ड किस में बनता है, एल्कीन में। सिंगल बॉन्ड किस में बनता है दोस्तों, आपके एल्केन में। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आपको याद रखना है कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ योगजन हो जाए तो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। अब हाइड्रोकार्बन यहाँ पे संतृप्त और असंतृप्त रूप में पाया जाएगा। अब दोस्तों ये संरचना दी गई है, ये नहीं याद रखनी है आपको। यहाँ पे जो एथेन है C2H6 है, इसका यौगिक दिया गया। अब इसको अपने सिंपल ऐसे भी बना सकते हैं। देखो एथेन दे रखा है, अपने को पता है जहाँ भी एन आ जाए तो सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। तो अब 6 हाइड्रोजन के लगाने हैं यहाँ पे, ऐसे 3 इधर लग जाएंगे, 3 इधर लग जाएंगे। सेम यही स्ट्रक्चर है, बस इसको थोड़ा सा ऐसे दर्शाया गया है एथेन को। फिर बात करें दोस्तों मीथेन। मीथेन का जो आणविक सूत्र होता है CH4 होता है, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो सिंगल बॉन्ड से। इथेन की बात करें तो मीथेन, इथेन में C2H6 हो जाएगा, सेम यही C2H6। प्रोपेन C3H8। एन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, अपने को यही ध्यान रखना है। ब्यूटेन में दोस्तों 4 कार्बन हो जाएंगे, ब्यूट का मतलब। पेंटेन में 5, पेंट का मतलब 5 होता है, तो C5H12, ठीक है। आराम से आप याद रख सकते हो, इसको ऐसे कर सकते हो। देखो ब्यूट का मतलब सभी को पता होगा कि 4 होता है। ब्यूट का मतलब सभी को पता है कि 4 ब्यूट के लिए यूज किया जाता है। अब C तो 4 हो गया, अब इसमें 1 प्लस करके इसका डबल कर दो तो C4H10 ब्यूटेन। पेंटेन का फॉर्मूले की बात करें तो 5 कार्बन होते हैं, इसमें 1 प्लस करके 6 हो जाएगा, और 6 को डबल कर दो तो C5H12 आपका पेंटेन का फॉर्मूला आ जाएगा।
अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की यहाँ पे संरचना आ जाएगी। ये संरचना दे रखी है, ठीक है, इसमें अपने को ज़्यादा सोचना नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि एथीन है, अब अपने को डबल बॉन्ड से जोड़ना है। C2 दो कार्बन अपने कार्बन है यौगिक है और H4, तो यहाँ पे H ऐसे जोड़ सकते हैं अपने इनको, या ऐसे जोड़ सकते हैं। देखो H 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये किसकी संरचना होगी? एथीन की। एल्काइन की बात करें तो एल्काइन में आपके ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड, इसकी कार्बन की संयोजकता है ना 4 रहनी चाहिए। देखो 2 और 2 इधर, कार्बन की संयोजकता 4 रहेगी हमेशा, ध्यान रखना, ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें दोस्तों तो ये भी सेम वही चीज़ें बता रखी है। अब यहाँ पे भी वही है, एथीन के बारे में बता रखा है कि एथीन में क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। जो हमने पीछे स्ट्रक्चर बनाई है वही है, प्रोपीन ब्यूटीन एथाइन। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा आपके, एथाइन C2H2 फॉर्मूला होता है। तो एग्जाम्पल पूछे तो आप याद रख सकते हो, C3H4। ब्यूटाइन में C4H6 आ जाएगा आपके। संरचना के आधार पर अगर हाइड्रोकार्बन की बात करें तो पहले सीधी श्रृंखला आती है, ठीक है, जिसमें प्रोपेन आ गया C3H8, तो 3 कार्बन है और हाइड्रोजन अणु। और ये चीज़ ध्यान रखो, इसमें इसकी संयोजकता 4 ही रह रही है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। और ये इसकी ब्रांच शाखित श्रृंखला में आ जाएगा, जिसमें इसके आपके N पेंटेन और आइसोपेंटेन एग्जाम्पल है। अब हाइड्रोकार्बन है ना दोस्तों, अपने को किस रूप में मिलता है? जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, इन सभी रूपों में अपने को हाइड्रोकार्बन मिलता है। और वलय के रूप में भी मिल सकता है, संतृप्त और असंतृप्त में, सेम ऐसे ही, ठीक है। जैसे संतृप्त का उदाहरण क्या हो गया? हेक्सेन हो गया वलय के रूप में सर, और इधर बेंजीन हो गया C6H6, यहाँ पे अपने को क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। अब आ जाता है प्रकार्यात्मक समूह है, जिसमें हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट रहती है, और तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। और ये विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह है जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशील तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं, प्रकार्यात्मक समूह है कहलाते हैं। अब यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट हो रहा है, देखो कैसे। अब यहाँ पे क्या है कि विषम परमाणु हमने क्या ले लिया? डिफरेंट। अब अपने पहले तो क्या ले रहे थे? सिर्फ अपने बॉन्डिंग पे काम कर रहे थे, सिंगल डबल और हाइड्रोजन का ही अणु ले रहे थे मैक्सिमम। फिर बात करें अब अपने जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कुछ भी ले ले, हेलो, जैसे एल्कोहल है, एलाइड है, एल्डिहाइड सॉरी। अब एल्डिहाइड के लिए अपने जो यूज़ करेंगे CH और O यूज़ करेंगे। ऑक्सीजन के साथ हमेशा क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा, शुरू में ही हमने पढ़ा था। और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। कीटोन समूह आ गया, कीटोन में CO आएगा। तो ये भी याद रखना है थोड़ा सा आपने को। विषम परमाणु और कार्बोक्सिलिक समूह दे रखा है एल्कीन और एल्काइन का। अब दोस्तों बात आती है समजातीय श्रेणी की, यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के समूह के द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो समजातीय नाम से स्पष्ट है दोस्तों। तो एक ही प्रकार के कार्बन श्रृंखला में हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होगा, वो क्या? समजातीय श्रेणी। जैसे एल्कोहल ले लिया, CH3OH, CH2O5, H5OH, C3H7OH, ठीक है। और सामान्य सूत्र की बात करें तो CH2 का अंतर तथा 14 म्यू द्रव्यमान इकाई का अंतर होता है इसमें, ठीक है। अपने को तो बस इतना याद रखना है कि समजातीय श्रेणी में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है। अब इसके नामकरण भी किया जाता है दोस्तों कार्बन यौगिकों का। अब इसमें क्या है कि चले जैसे प्रीफिक्स होता है पूर्व लगन, इसको क्लोरो से दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे क्लोरो लग रहे। फिर ब्रोमो आयोडो, तो इसको पूरे को क्या बोल दिया? क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों बोला? इसमें 3 कार्बन है, ठीक है। मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए कौन सा यूज होता है? प्रोप वर्ड यूज करते हैं, तो क्लोरोप्रोपेन यूज हो गया। इसके अलावा ब्रोमीन हो तो ब्रोमो आ जाएगा, आयोडीन अगर लगा हो तो आयोडो हो जाएगा। ये हैलोजन के लिए। एल्कोहल के लिए दोस्तों जहाँ पे एल्कोहल लगी होगी ना OH, ठीक है, OH एल्कोहल का वैसे साइन होता है। इसके लिए अपने क्या यूज करते हैं? ओल यूज करते हैं, प्रोपेनोल। ओल जहाँ भी होगा तो मतलब समझ लेना वो क्या है? एल्कोहल है। एल्डिहाइड के लिए अपने एल यूज करते हैं, जैसे प्रोपेनेल, तो ये क्या है? एल्डिहाइड है।
तो एल्कोहल, एल्डिहाइड और हैलोजन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। और कीटोन के लिए ओन यूज करते हैं दोस्तों, प्रोपेनोन, तो ये कीटोन में ही छुपा हुआ है, ये तो ओन। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए ओइक अम्ल यूज करते हैं, जैसे प्रोपेनोइक एसिड हो गया आपका। ऐसे ही दोस्तों अपने एल्कीन के लिए एन यूज करते हैं, एल्काइन के लिए आइन यूज करते हैं। ठीक है, एल्कीन के लिए प्रोपीन, एल प्रोपाइन, ये तो हमने पहले ही देख लिया इस चीज़ को। तो अब इसके दोस्तों रासायनिक गुण धर्म आ जाते हैं, कार्बन के केमिकल प्रॉपर्टीज़। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो कार्बन है ना, हर जगह उपयोग क्यों करते हैं अपने इसको, ये बहुत मात्रा में ऊष्मा का उत्सर्जन करता है। जैसे अपने कोयला ले लो, कोयले से अपने जैसे बिजली उत्पादित की जाती है, और मेन कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में ज़्यादा किया जाता है, इसलिए आप ईंधन को लिख सकते हो यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अपने को प्रचुर मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है जब भी अपने दहन करते हैं कार्बन का, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए पॉइंट। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में जलने पर नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करते हैं। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न होगी। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलेंगे तो धुएं वाली पीली ज्वाला उत्पन्न होगी, क्योंकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अधिक होती है और वायु की उपस्थिति में कार्बन का पूर्ण उपचयन नहीं हो पाता। तो जब भी असंतृप्त जलेगा तो वो धुआं बहुत ज़्यादा देगा, क्योंकि उसमें क्या है कि कार्बन ज़्यादा होगा। कोयले में भी को भी अपने जलाते हैं तो वहाँ पे क्या है कि कार्बन की मात्रा उसमें हाइड्रोकार्बन की प्रतिशत मात्रा सॉरी उसमें ज़्यादा होती है। किसकी? हाइड्रोकार्बन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा ही ज़्यादा अधिक होती है संतृप्त हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, तो ये धुआं क्यों देगा? तो ये बड़ा पॉइंट है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे इसका परसेंटेज आपने अगर इंक्रीज कर दिया तो वो असंतृप्त बन जाएगा और उसमें धुआं ज़्यादा मिलेगा अपने को। फिर बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीकरण की। तो ये तो जो था इसका दहन, जब इसको जलाते हैं तो अपने को क्या मिलता है? ऊष्मा मिलती है, प्रकाश मिलता है। जब अपने इसका ऑक्सीकरण करेंगे, जैसे क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, जो एथेनॉल है ये किस में परिवर्तित हो गया? एथेनोइक अम्ल में यहाँ पे परिवर्तन हो गया। संकलन अभिक्रिया में क्या है? हाइड्रोजनीकरण दर्शाया गया है। असंतृप्त हाइड्रोजन से यहाँ पे क्या है कि जो निकल है और पीडी है, और हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको असंतृप्त संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी अपने बना सकते हैं। ये नहीं याद रखना आपको, ये उत्प्रेरक होते हैं पैलेडियम और निकल। वनस्पति तेलों से वनस्पति घी का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपके जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है, क्योंकि आपसे इससे पूछा गया कि औद्योगिक काम क्या है। तो संकलन अभिक्रिया होगी इसमें, वनस्पति तेलों से अपने क्या बनाएंगे? वनस्पति घी। ठीक है, और यहाँ पे देखो जो वनस्पति तेल हैं वो क्या है? आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या है समझ लो, ये है वनस्पति तेल। ये क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और इससे ये बन गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वनस्पति घी बन गया। ठीक है, फिर बात करें प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे CH4 है, Cl2 इसको सूर्य का प्रकाश, तो CH3Cl बन जाएगा, साथ में HCl बन जाएगा। और दोस्तों इसके कुछ रंगहीन एथेनॉल के कुछ भौतिक गुण धर्म दे रखे हैं। इसके एथेनॉल के रंगहीन गंध, जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील वाष्पशील द्रव क्वथनांक, इसका 351, उदासीन प्रकृति। ये नहीं याद रखना इतना आपको। अब ये इसके रासायनिक गुणधर्म है। सोडियम एथोक्साइड हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में एथेनॉल की जांच अपने इस अभिक्रिया से कर सकते हैं। ये भी आपके एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब दोस्तों बात करें दोस्तों एस्टरीकरण दे रखा है। अब जो साबुनीकरण है ना, इसमें भी इम्पोर्टेंट अभिक्रिया पार्ट निभाता है ये। अब इसमें क्या होता है कि देखो साबुन और अपमार्जक। साबुन एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण है। तो सबसे पहले तो ये आगे भी आपके काम आएगा साबुन और अपमार्जक में। देखो साबुन है क्या, पूछ ले आपसे, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके साबुन कहलाते हैं। C17H35 COONA। साबुन केवल मृदु जल में सफाई
किया करते हैं साबुन की बात। लेकिन अपमार्जक क्या होते हैं? लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फोनेट लवण है जो कठोर जल में भी सफाई करते हैं, कपड़ों को अच्छे से धो देते हैं। तो साबुन और अपमार्जक इसको अपने पहले भी कर चुके हैं। देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम तो साबुन हो जाएंगे, और अपमार्जक क्या होते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम और सल्फेट लवण जो मृदु जल या हार्ड जल में भी। अब यहाँ पे क्या है कि जो साबुन में क्या होता है कि जो इसमें एक जल रागी सिरा होता है जो आयनिक होता है, एक जल विरागी सिरा होता है जो लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला से जुड़ा होता है, जो चित्र में आप देख सकते हो। अब साबुन जब भी सफाई करेगा ना तो ये तेल की बूंद है और इसके चारों ओर ये क्या है? सोडियम Na+। और जो जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरा चारों ओर पानी से गिर जाता है, इससे मिसेल की संरचना बनती है। ये जो पूरी संरचना बन गई ना, इसे अपने क्या बोलेंगे? मिसेल बोलेंगे। तो साबुन ऐसे काम करता है, साबुन का मिसेल मेल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। तो इस प्रकार से साबुन क्या होता है? वर्क करता है। अब जो साबुन है कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण के साथ अपक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ बनाता है। और सल्फाइक में मतलब साबुन से आप मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण के साथ अपक्रिया कर लेता है, मतलब कठोर जल में आप साबुन से सफाई नहीं कर सकते। सीधा सा कहना क्या है? अपमार्जक का उपयोग करना पड़ेगा, डिटर्जेंट का। कठोर जल में सफाई की प्रक्रिया के लिए आपको अपमार्जक जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कंभ नहीं बनाते, तो वो तो घुलनशील हो जाता है, इसलिए वो क्या बना देता है? अघुलनशील पदार्थ स्कंभ बना देता है। अब दोस्तों इसके और उपयोग क्या है? हाइड्रोकार्बन, कार्बन के यौगिक जो हाइड्रोजन ईंधन का प्रमुख स्रोत है। सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन आधारित यौगिक जैसे एथीन, पॉलीप्रोपीन, पॉलीस्टाइरिन, इनका बहुलकीकरण प्रक्रिया में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कई रंग और दवाओं के संश्लेषण में हीरा कार्बन का ये एक अपर रूप है। देखो दोस्तों कार्बन के अपर रूप में आता है आपका हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, जो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। हीरा, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया, ठीक है, C60 और भी बहुत सारे हैं। अब हीरे का उपयोग संगमरमर, ग्रेनाइट, कांच काटने के लिए किया जाता है, आभूषणों के लिए भी। तो आपके ये उपयोग पूछे गए। ग्रेफाइट का उपयोग क्या कहाँ करते हैं? अपने कोशिकाओं के लिए, इलेक्ट्रोड बनाने, पेंसिल बनाने, मशीनों के लिए, स्नेक बनाने के लिए भी यहाँ पे उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है और हमारी कोशिकाओं के लिए ईंधन का मुख्य स्रोत है। तो जो ग्लूकोज है इसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन आ रहा है। तो कार्बन वैसे हर जगह आपको मिल जाएगा देखने को। अब आपको यहाँ पे कार्बन में है ना, देखो जितना मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी, इतनी ज़्यादा भी डीप में नहीं जाना है आपको। मेन तो आपको देखो क्या याद रखना है कार्बन में। शुरू में चलते हैं पहले। देखो कार्बन में अपने को प्रतीक कार्बन की परमाणु संख्या याद रख ली, कितना पाया जाता है कार्बन, और उसके जो अपर रूप है वो याद रखने हैं, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि ये चतुसंयोजी है, तो ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसे कैसे वो आबंध बनाता है, एक ही परमाणु के साथ अपक्रिया करेगा तो वो क्या क्या बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इससे अतिरिक्त दूसरी से अपक्रिया करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी वहाँ से उनके साथ करेगा। अब बात करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ दे रखा है, ये इतना नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे कार्बन की प्रकृति दे रखी है, ये आप लिख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो कार्बन की प्रकृति देखो कैसी होती है, एक तो श्रृंखला और एक चतुसंयोजकता। तो दो प्रकार की यहाँ पे प्रकृति, और इसकी संयोजकता 4 होती है। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि संतृप्त और असंतृप्त कार्बन के यौगिक, मतलब कार्बन जब भी हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन अपने को क्या 2 रूप में मिलेंगे, संतृप्त और असंतृप्त। कार्बन हमेशा अपनी 4 वाली संयोजकता पकड़ के रखेगा, 4 बॉन्ड मतलब पकड़ के रखेगा। संतृप्त में सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाले होंगे जिनके एल्केन कहेंगे। सूत्र याद रखना है, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, फिर आपको यही मेथ प्रोप है, इनके फॉर्मूले याद रख सकते हो आसानी से आप। फिर प्रोपीन, एथाइन के बारे में बताया गया है, सीधी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों बात करते हैं अपने ये, इसमें दहन में दोस्तों इंपॉर्टेंट है, रासायनिक गुणधर्म इसका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईंधन के लिए आपसे पूछ सकता है कि कार्बन का ईंधन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, क्यों उपयोग किया जाता है। आप कह सकते हो कि इसमें दहन की प्रक्रिया हो रही है, इसमें अपने को ऊष्मा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है,
और अगर आपसे पूछे कि कार्बन के कोई रासायनिक गुण धर्म बताओ तो उसमें दहन आप लिख सकते हो अच्छे से, कि वायु की उपस्थिति में संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला देता है और असंतृप्त जब भी जलेगा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी असंतृप्त की तुलना में, तो ये धुआं देगा और इससे इसका क्या है कि पूर्ण उपचय नहीं हो पाएगा। ऑक्सीकरण की अभिक्रिया बता सकते हो कि क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तन कर सकते हैं अपने इससे। इसके अलावा दोस्तों जो मेन आती है संकलन अभिक्रिया आती है, जिससे अपने वनस्पति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त बना सकते हैं, तो ये भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी जरूरी है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एस्ट्रिकन वगैरह इतना नहीं याद रखना। साबुन और मार्जक भी देख लेना थोड़ा बहुत, ये क्योंकि दे रखा था आपके बुक में। फिर कार्बन के उपयोग मैंने आपको बताई दिए कि कहाँ किसका उपयोग होता है, मेन ईंधन के रूप में ज़्यादा उपयोग होता है, हर जगह आपका कार्बन मिलेगा आपको। अब आती है बात दोस्तों रेडियो एक्टिविटी की, रेडियो धर्मिता की बात आती है। देखो नाभिक की संरचना माननी थी। अब वैज्ञानिक आते हैं बेकरल, हेनरी बेकरल का नाम आता है जब भी रेडियो एक्टिविटी की बात आएगी तो सबसे पहले हेनरी बेकरल का नाम आएगा। अब ये फोटोग्राफी प्लेट के पास रखे यूरेनियम के यौगिक ने प्लेट पर एक छवि बनाई, भले ही यौगिक काले पड़े कपड़े में लपेटा गया हो। उन्होंने तर्क दिया कि यूरेनियम यौगिक किसी प्रकार का विकिरण उत्सर्जित कर रहा था जो कपड़े से होकर फोटोग्राफिक प्लेट को उजागर करता था, और आगे की जांच से पता चला कि विकिरण कणों को विद्युत चुंबकीय किरणों का संयोजन था, जिसका स्रोत परमाणु का क्या था, नाभिक था। मतलब वहाँ से क्या है कि कुछ ना कुछ उत्सर्जन हो रहा था, ये कहना चाहता है। और इसको पूरे अंततः क्या कहा गया, रेडियोधर्मिता। ये कहा इसने नहीं, ये ध्यान रखना, लेकिन सबसे पहले इसका इसमें ही आती है रेडियोधर्मिता की बात करें तो कुछ खोज हो गई थी। फिर बात आता है मैरी और क्यूरी, मैरी क्यूरी की बात आती है। जब भी बात आएगी ना रेडियो एक्टिविटी की तो मैरी क्यूरी का नाम आएगा। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला है दोस्तों इस क्षेत्र में। विज्ञान और रसायन विज्ञान भौतिकी में 2 नोबेल पुरस्कार, ये बार बार ये भी पूछा जाता है, तो ये भी एकमात्र महिला कौन सी आ जाती है, मैरी क्यूरी आ जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैरी क्यूरी क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जो ये रेडियो धर्मिता शब्द है ना, रेडियो एक्टिविटी, ये इनके द्वारा यहाँ पे दिया गया था। और इसके अलावा दोस्तों जो रदरफोर्ड आते हैं, जिन्होंने विकिरण के 3 रदरफोर्ड का जो हमने पढ़ा भी था वो मॉडल, ठीक है। और 20वीं सदी की शुरुआत में रेडियो धर्मी बहुत सारे पदार्थों की यहाँ पे खोज की गई थी। तो जो शब्द दिया था रेडियो एक्टिविटी, ये मैरी और क्यूरी ने ही दिया था। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जैसे इसमें क्या है कि 3 प्रकार के कण निकलते हैं अलग अलग, जैसे अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया। गामा में क्या है कि किरणें निकलती है एक प्रकार की, बहुत सारी गामा किरणें सबसे घातक होती है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये पेरेंट हो गया, इसको मान लो आप पेरेंट न्यूक्लियस नाभिक हो गया एक, ठीक है। तो यूरेनियम 238 है, ये क्या है, यूरेनियम 238 U-238। अब यहाँ से मान लो एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, ये वाला। तो इसके बाद यहाँ पे बाहर निकलने के बाद जो डॉटर न्यूक्लियस बना वो थोरियम TH-234 यहाँ पे बन गया नया पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया बन गया वो थोरियम 234 यहाँ पे अपने को प्राप्त हो गया इससे। अब ऐसे ही क्या होगा देखो, अल्फा कण, अब अपने को क्या ध्यान रखना है, तो अपने को सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में डेफिनेशन लिखनी है उसकी कि क्या होती है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। अगर अपने दोस्तों इसकी डेफिनेशन लिखे ना तो आप बताओगे कि जो रेडियो सक्रियता है या रेडियो एक्टिविटी है, जब कोई परमाणु अस्थिर होता है ना तो वो अपने नाभिक से कुछ क्या है कि आयनकारी विकिरण के रूप में ऊर्जा छोड़ता है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऐसी ऊर्जा निकालते हैं या विकिरणशील या रेडियो धर्मी कहलाते हैं। जैसे हमने पहले देखा था, उसने उसको काले पर्दे से ढक दिया, फिर भी वो यूरेनियम क्या है ऊर्जा निकाल रहा था। तो ये विकिरण अल्फा बीटा या गामा किरण के या इलेक्ट्रॉनों के रूप में क्या हो निकल सकती है। तो इसी गुण को क्या कहा गया है, रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें अल्फा बीटा गामा कण निकलेंगे, उसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले मेन तो इसमें अल्फा बीटा वाला ही है, इसके अलावा पॉजिट्रॉन की भी बात करेंगे। देखो रदरफोर्ड के प्रयोगों ने दर्शाया कि रेडियो धर्मी उत्सर्जन के 3 मुख्य रूप हैं। पहले को अल्फा कण कहा जाता है, जिसे इससे ऐसे अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है।
अब अल्फा कण क्या होता है कि दोस्तों दो तो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात आती है अल्फा कण के बारे में कि इसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन से बना होता है और हीलियम नाभिक के समान होता है। जैसे हीलियम में होता है वैसे ही, जैसे 2He4 होता है तो 2He4 इसका उपयोग करते हैं अपने इसको दर्शाने के लिए। अब अल्फा कण को जैसे भी दर्शाएंगे तो 2He4 से ऐसे दर्शाएंगे अपने, ठीक है, क्योंकि इसका जो हीलियम नाभिक है पूरा समान होता है ये, और +2 आवेश होता है। और जब भी रेडियोधर्मी परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो मूल परमाणु की संख्या 2 से घट जाती है। तो जैसे ये 92 है तो 2 घट गया तो कितना बच गया यहाँ पे 90। तो ये परमाणु संख्या तो 2 घट जाएगी और ऊपर वाली क्या होगी 4 घट जाएगी, तो यहाँ पे 231 रह गया। और इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है 4 घट जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ऊपर वाली क्या प्रदर्शित करती है इसकी द्रव्यमान संख्या और ये परमाणु संख्या है। तो पर द्रव्यमान संख्या तो -4 करनी है और इधर -2 करना है, तो 2He4। तो ये परमाणु संख्या है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो इससे अपने को 90 थोरियम मिल गया 231 और 2He4 ये इसको क्या बोलेंगे अल्फा पार्टिकल। अब ऐसे ही अपने बीटा के बारे में देख लेते हैं। अब बीटा कण नाभिक से निकलने वाला क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ये वहाँ पे तो क्या है कि 2 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करता है और इसका आवेश -1 होता है। अब इसको अपने किस में शो करते हैं तो -1 E0 ऐसे शो करते हैं। ये देखो बीटा पार्टिकल को देख सकते हो आप। अब ये क्या है कि नाभिक पर बीटा कण उत्सर्जन का शुद्ध प्रभाव है, यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन में परिवर्तित हो जाता है। कुल द्रव्यमान संख्या तो इसमें वही रहती है, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या 1 से क्या होगी बढ़ जाएगी यहाँ पे, इसलिए परमाणु संख्या 1 से बढ़ जाती है। और कार्बन 14 एक बीटा कण उत्सर्जित करके क्षय होता है। देखो जैसे 6C14 है तो इसने एक बीटा कण उत्सर्जित कर दिया यहाँ पे, तो ये क्या बन गया 7N14। इसमें द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यही बातें इंपॉर्टेंट है कि अल्फा में क्या है कि द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो रही थी, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन, लेकिन एक यहाँ पे कमी हो रही है एक की परमाणु संख्या में, ठीक है। तो 7N14 बन जाएगा बीटा कण के बाद। अब देख सकते हो कि प्रतिवेदन क्षमता किसकी ज़्यादा होती है अल्फा बीटा गामा में से, तो गामा की देखो सबसे ज़्यादा है ये। तो ये पेपर एल्यूमिनियम लेड सभी को यहाँ पे पास कर रहा है। अब यही दोस्तों यहाँ पे दिया गया है सारा आपको, ये अल्फ़ा है ये बीटा है अब ये गामा है। गामा में बहुत सारी आपकी किरणें आ जाती है। गामा में जो होता है कि देखो यहाँ पे ए और जेड दोनों यहाँ पे क्या होते हैं अनचेंज रहते हैं, कुछ भी परिवर्तन नहीं होता जब भी गामा डीके होगा। पॉजिट्रॉन इमिशन में क्या होगा कि ऊपर ए जो है अनचेंज रहेगा, जेड यहाँ पे डिक्रीज बाय मतलब द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि जो परमाणु संख्या है उसमें -1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होगा तो ये भी -1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक्सरे यहाँ पे इसको शो कर सकते हैं, इससे गामा को किससे शो करते हैं 0 गामा 0, इसको +E0 से, इसको -E0 से शो करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके हो गई अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। गामा में बहुत सारी किरणें आ जाती है जैसे माइक्रोवेव होगी एक्सरे होगी, एक्सरे वगैरह में काम आता है, तो उसको भी अपने देख सकते हैं। 1 सेकंड आपके लिए मैं दिखा देता हूँ उसको मैं। अब देखो दोस्तों कई बार अपने एग्जामों में ये पूछ लिया जाता है कि किसकी वेवलेंथ अधिक है। देखो रेडिएशन टाइप ऑफ वेवलेंथ, रेडियो किरणें, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, दृश्य तरंगे, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, सभी की यहाँ पे आपको क्या दे रखी है दोस्तों वेवलेंथ दे रखी है। तो ये किसके लिए कौन सी फ़ायदेमंद है, कौन किस रेंज में है वो भी दे रखा है, कौन किसको सुन सकता है या महसूस कर सकता है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है कि फ्रीक्वेंसी किस रेंज में होती है। अब मेन आपको देखो इसका उपयोग क्या होता है। अब आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि इसके उपयोग बताओ रेडियो एक्टिविटी के, क्योंकि आपके दे रखे मेन इसका ज़्यादा उपयोग आपके चिकित्सा क्षेत्र में ही होता है। इसमें मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, एक्सरे वगैरह में। हृदय, यकृत और फेफड़ों के क्षतिग्रस्त होने पे उत्तक टेक्नीशियम 99 के कुछ यौगिकों को प्राथमिकता से अवशोषित करते हैं और इसे इंजेक्ट करने के बाद टेक्नीशियम यौगिक का स्थान इसलिए क्षतिग्रस्त उत्तक TC99 आइसोटोप द्वारा उत्सर्जित गामा किरणों को पता कर लगाकर निर्धारित किया जा सकता है। सीधी सी बात है कि जब भी हृदय, यकृत और फेफड़े क्षतिग्रस्त उत्तक है तो ये क्या कि टेक्नीशियन को अवशोषित कर लेते हैं। पूरा नहीं लिखना, मतलब जब भी आपको
इसके ऊतकों को, क्षतिग्रस्त ऊतकों का पता लगाना हो हृदय, यकृत और फेफड़ों का, तो अपने टेक्नीशियम 99 का, TC 99 का उपयोग करते हैं। अपने को तो इतना याद रखना है, पूरी चीज़ें नहीं याद रखनी, अवशोषण कैसे होता है। अब थेलियम 201 है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? स्वस्थ हृदय ऊतक में केंद्रित हो जाता है और इसका उपयोग गंडमाला की निगरानी और थायराइड स्थितियों जैसे कि ग्रेव्स रोग, साथ ही यकृत और मस्तिष्क की ट्यूमर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये जो रोग है ना, ये याद रखने की, गंडमाला की निगरानी, थायराइड की स्थिति का पता लगाने के लिए थेलियम का उपयोग, इसके अलावा ग्रेव्स रोग, साथ ही यकृत और मस्तिष्क की ट्यूमर का कोई इलाज करना हो तो अपने थेलियम 201 का। सोडियम 94 का उपयोग कहाँ पे करते हैं? रक्त प्रवाह में इंजेक्ट किया जाता है ताकि रक्त प्रवाह में अवरोधों का पता लगा सके, तो यहाँ पे सोडियम 94। इसके अलावा दोस्तों एक आता है आयोडीन 131, इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? थायराइड कैंसर है ना, उसका पता लगाने के लिए। थायराइड कैंसर कीमोथेरेपी इससे की जाती है उसमें, तो थायराइड कैंसर का उपयोग इसमें, और हाइपर थायराइडेक्सिन की स्थिति में आयोडीन 131। इसके अलावा दोस्तों जो कोबाल्ट 60 है, इसका उपयोग भी कैंसर के इलाज में किया जाता है, कैंसर के इलाज में। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।